सो हेलो गाइस, आप देखोगे ना मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी होती है फॉर द ऑप्शन के केस में, तो उस केस में वो होती है फॉर द स्कैल्प हो गया, जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए होती है, या फिर आप कैसे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेटेजी होती है। बट देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडर्स, या फिर आप कह सकते हो इन्वेस्टर जो होते हैं, या फिर आप कह सकते हो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैश स्टॉक्स या फिर आप कह सकते हो इक्विटी के बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं, ओनली एंड ओनली। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक्स पर उनका अच्छा खासा व्यू है और उसमें वो स्टॉक्स खरीदते हैं और उसको सेल कर देते हैं एक रेस्पेक्टिव रिटर्न के साथ में, तो ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है फॉर द स्विंग ट्रेडर्स। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम किसी स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं ना, तो उस केस में हमारा व्यू होता है फॉर मान लीजिए कि उसमें 6 मंथ का व्यू है, तो हमें लगता है कि फर्स्ट 2 महीने इसकी जो प्राइसेस जो है बहुत कम चांस से चलेंगी, उसके बाद में है जो प्राइस जो है अच्छी खासी मूवमेंट करेगी, तो हम ऑल ओवर द कह सकते हो 6 मंथ या 7 मंथ के लिए जो भी अपना टाइम है रीजन होता है उस हिसाब से हम लोग ट्रेड को ओन करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग पैसा कमाते हैं। अब जब हमारा व्यू होता है कि 2 मंथ्स तक, फॉर एग्जांपल इस केस में ले रहे हैं कि 2 मंथ्स तक जो है प्राइस ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकती, तो उस केस में हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता है कि हम लोग कुछ अलग कर सकें, सो दैट हम वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ऑब्वियसली एक चर्निंग होती है कि आप ऊपर नीचे लेके बेच के काम करते हो, बट ये एक काइंड ऑफ रिस्की होता है क्योंकि काफ़ी बार हमारी प्राइस जो है हमसे चली जाती है, तो ये एक काइंड ऑफ ये होता है। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और हम लोग इस प्रॉब्लम के अलावा कुछ अल्टरनेटिव बातें भी करेंगे कि किस प्रकार से जो स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप यूज़ करके एक इन्वेस्टर, एक स्विंग ट्रेडर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट करते हो। तो सिंपली इस स्ट्रेटेजी में होता क्या है कि आपको स्टॉक्स को एक अच्छी तरीके से बाय करना होगा, एक फंडामेंटल व्यू होगा आपका, फॉर एग्जांपल दैट कि आप उसमें आप बिजनेस देख रहे हो, उसमें आप मैनेजमेंट देख रहे हो, उसमें एक अच्छा खासा पीयर एनालिसिस कर रहे हो, फाइनेंशियल्स देख रहे हो स्टैंड लोन कंसोलिडेटेड बेसिस पे। उसके अलावा आप कह सकते हो कि ऑल ओवर जो उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हो, किस प्रकार से उसके मार्जिन है, ऑल ओवर चीज़ें पढ़ते हो, तो उसके बाद में एक अच्छा सा आप स्टॉक्स क्या है एनालाइज करके पिकअप करते हो। तो अब उसके बाद में क्या होता है कि आपको उस स्टॉक्स में कह सकते हो अच्छी खासी होल्डिंग लेनी है, मतलब कि एक रेस्पेक्टिवली होल्डिंग लेते हो, और लेकिन उसकी एक जो कह सकते हो कि कंडीशन होती है कि वो स्टॉक जो है एफ होना चाहिए, मतलब कि ये हो गया कि जैसे टाटा मोटर्स हो गया, वो स्टॉक जो है कैश में भी है, उसकी कॉल पोर्ट में भी जो है बिजनेस होता है, तो वो एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि एफ स्टॉक्स हो गया। तो आपका जो आप इस केस में इस स्ट्रेटजी में स्टॉक्स जो पिकअप करने वाले हो वो एफ होना चाहिए, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड चीज़ हो गया कि ये जो एफ की लॉट साइज रहती है, फॉर एग्जाम्पल दैट की आप कह सकते हो कि एस बी की 750 की लॉट साइज है 750 की, तो इस केस में क्या है कि आपके पास इस केस में जो इक्विटी की होल्डिंग के केस में ना ये रेस्पेक्टिव नंबर होने चाहिए। तो अगर हम एग्जांपल लें एसबीआई के केस में, तो मान लीजिए 750 शेयर आपके पास पड़े हैं, ठीक है ना, कैश में, मतलब इक्विटी के केस में आप स्टॉक्स को होल्ड करते हो 750 शेयर, तो ये एक नंबर होना चाहिए। और अगर आपको उसमें बढ़ाना है तो उस केस में आपके पास 1500 शेयर होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो 2250 के आसपास शेयर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके पास शेयर होने चाहिए, मतलब थोड़े बहुत 50-60 ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये एक रेस्पेक्टिवली नंबर होना चाहिए, तभी ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से प्ले होगी। मैं आगे इसका बताऊंगा कि क्यों होना चाहिए। तो उसके अलावा इसमें जो है अच्छा खासा एक मार्जिन का भी रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम जगह मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा बार देखा गया है कि जब कभी भी आप स्टॉक्स को खरीदते हो तो उस केस में अच्छा खासा पैसा जो है पुट करते हो। रेस्पेक्ट अगर आप उसमें अदर में देखें तो क्या कह सकते हो ऑप्शन के केस में, तो वहाँ पर है कि जो ऑप्शन बाइंग करते हैं ऑब्वियसली, तो उस केस में उनका रिस्क जो होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है कंपेरेटिवली लो होता है, और जो रिटर्न होता है हाई होता है, तो ये एक सिनेरियो चलता है। अब इसमें सिंपली स्ट्रेटेजी होता है, क्योंकि आप मान लीजिए कि एसबीआई के हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इस केस में, तो एसबीआई के आपके पास अच्छे खासे स्टॉक्स पड़े, फॉर एग्जाम्पल 750 शेयर 800 शेयर के आसपास पड़े, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि ऊपर की जो ऑप्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10% ऊपर हो गया, 12%, 15%, जो भी आपका व्यू है, आप क्योंकि एनालाइज कर रहे हो स्टॉक्स को, तो जो भी उस हिसाब से व्यू है, तो वहाँ के ऊपर की जो है आपको कॉल को सेल करना है। सिंपली करना क्या है कि आपको स्टॉक्स को बाय करना है इक्विटी में, और ऊपर की जो कॉल्स होती हैं उनको सेल करना है। उसमें आप एक कह सकते हो मिनिमम स्पेन रखो, फॉर एग्जाम्पल 10% 12% के आसपास एटलीस्ट तो स्पेन रखो, उसके ऊपर की ही कॉल को सेल करो। अब इस केस में होगा क्या कि मान लीजिए कि एसबीआई की स्टॉक्स जो प्राइसेज जो है वो स्लोली बढ़ती है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ऑप्शन हमने बहुत ज़्यादा दूर का सेल कर रखा है, ठीक है ना, और जो हमारे पास क्वांटिटी पड़ी कितनी है 750-800 के पास आसपास क्वांटिटी पड़ी है, और हम क्या कर रहे हैं एक लॉट बेच रहे हैं 10% 12% ऊपर का। तो उस केस में क्या होगा, अगर एसबीआई की स्टॉक्स जो है ऊपर बढ़ जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि धीरे धीरे अगर बढ़ती है, तो उस केस में आपका प्रीमियम भी वो एक कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ऊपर की सेल करेगी, तो उस केस में प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा फास्टली बढ़ेगा नहीं, एक स्लाइटली ठीक ठाक भाव से बढ़ेगा। अगर 5-6 दिन तक जो एक आधा % भी प्राइस स्टॉक्स जो है मूवमेंट करता है, तो वहाँ पर प्रीमियम का प्राइस जो है जो हमने कॉल सेल करी उसका सेम ही रहेगा, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। और जैसे ही हम एक्सपायरी एनर्जी करती रहेगी, उसका प्रीमियम जो है डिके होने लगेगा, भले ही स्टॉक की जो प्राइसेस जो है ग्रेजुअली बढ़ रही है। सेकेंड हो गया कि मान लीजिए कि स्टॉक्स जो है
एसबीआई नीचे चला जाता है, तो उस केस में ऑब्वियसली आप ऊपर की जो कॉल बेची हुई उसका प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें अब होता क्या है कि अगर आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के स्टॉक्स आपके पास होते तो क्या होता कि आपको अगर स्टॉक्स नीचे जा रहा है तो उस केस में आप और ज़्यादा खरीद रहे हो, मतलब कि एक अच्छा खासा नीचे आ रहा है तो उस केस में आप और खरीद रहे हो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आप अपने ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, कॉल को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर स्टॉक की प्राइसेज जो है एसबीआई की थर्ड सिचुएशन में होगी कि मूवमेंट नहीं करती है तो उस केस में भी जो प्राइस जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो डिके होता रहेगा और आपको एक पैसा मिलता है। तो ये काइंड ऑफ कह सकते हो कि रिजल्ट हो जाता है जब हम इस प्रकार की स्ट्रेटेजी को डील करते हैं। अब जो आगे का पार्ट है, मैं इस स्ट्रेटेजी को बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि जब कभी भी हम लोग स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो मैं इस प्रकार की स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। अब जो ऑप्शन अबाउट द सेल करते हैं, जैसे क्योंकि काफ़ी बार ऐसा स्टॉक होता है बहुत ज़्यादा रैपिडली मूवमेंट करता है, उस केस में उसका कहीं ना कहीं आपको आइडिया होना चाहिए। अब इस स्ट्रेटेजी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लीजिए स्टॉक जो है ऊपर जाता है तो भी आपको बेनिफिट हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो अगर स्टॉक जो है नीचे जा रहा है तो भी बेनिफिट हो रहा है, और अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं आ रहा तो भी बेनिफिट हो रहा है। और अगर आपको वो शेड्यूल है तो उस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर एसबीआई जो है मान लीजिए 12% ऊपर की आपने कॉल बेच रखी है तो उस केस में क्या होगा कि 12% के बाद में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ये एक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी है, और इसमें जो पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, छोटा पैसा नहीं लगता है। क्योंकि अगर हम कभी भी कैश में स्टॉक्स खरीदते हैं तो उसमें जो अपना इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं कंपेरेटिवली ऑप्शन के केस में। अब मैंने स्ट्रेटेजी को बहुत ज़्यादा टाइम तक ट्रेड किया है, बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है तो मैं इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे इस स्ट्रेटेजी को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करने में। अब मान लीजिए कोई स्टॉक है या फिर आपका एसबीआई है वो एक ग्रेजुअली मूवमेंट करता है, फॉर एग्जांपल इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपने यहाँ पर के जो है स्टॉक्स को खरीद रखा है और यहाँ पर की जो 10% ऊपर की मान लीजिए कॉल को बेच सका है, तो उस केस में क्या होगा ग्रेजुअली मूवमेंट करेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास ऐसा हो रहा है कि 3% के ऊपर आ रही है प्राइस, फिर आती है 2% 3% नीचे आ जाती है, ठीक है ना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर इसका प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एसबीआई की कॉल आपने बेची है 6 रुपये 7 रुपये के आसपास, ठीक है ना, तो उस केस में 3.5 रुपये अगर कैसे 2.5 रुपये है तो उस केस में बुक कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है और रेस्ट ऑफ द मंथ भी आपके पास पड़ा है, तो अगर प्राइस जो है ऊपर आती है तो उस केस में वापस उसको सेल कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन वेट, ठीक है ना, सिंपल थिंग है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली मूवमेंट करता है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा आप देखोगे कि किसी स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा ना तो उस केस में रैपिडली बहुत ज़्यादा आता है, 10% के आसपास 12% के आसपास आएगा, तो इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पर अगर सिनेरियो है तो बहुत ज़्यादा रैपिडली मूवमेंट आएगा, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा कि जब कभी भी इस प्रकार का मूवमेंट आता है ना उसके पीछे सॉलिड एक रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखोगे ना तो बैंक्स बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं लेकिन एसबीआई नहीं बढ़ रहा है। इसका रीज़न क्या है कि एसबीआई की डिपॉजिट रेट जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे घट रहे हैं, वाइल अगर आप अदर्स बैंक्स के देखोगे तो उस केस में उतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एसबीआई में एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए एसबीआई है वो बढ़ा हुआ नहीं, तो इस केस में आप आराम से आप कह सकते हो 7% 8% की कॉल है ऊपर की सेल कर सकते हो। लेकिन ये भी माइंड में रखो कि ये ऐसा नहीं होगा 3-4 महीने तक गिरता रहेगा, एक प्राइस में जरूर जंप आएगा, तो उस केस में आपके माइंड में भी रहना चाहिए। उसके अलावा आप इवेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि आरबीआई की रेपो रेट की कट होती है या फिर फेड की कट होती है या फिर आप कह सकते हो कोई अदर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा कॉशियस डाटा आने वाला है, तो उस केस में क्या करते हो कि आप ऊपर की जो कॉल आपने बेची हुई है उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, जो भी प्राइसेज है आप उसमें स्क्वायर ऑफ कर लो, उस इवेंट के बाद में वापस सेल कर दो, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो जब आप मान लीजिए कि 15 तारीख के आसपास का इवेंट है, इस केस में मानते हैं तो आप 13 तारीख तक आसपास में आप क्या करते हो कि कॉल को बेचे रखते हो और 13 को आप काट देते हो, वापस आप कहते हो 16 को आके वापस सेल कर देते हो, तो इवेंट का जो बेनिफिट है या फिर आप कह सकते हो कॉशियसनेस है वो भी इम्पैक्ट नहीं होगी और आपका जो पोजीशन है वापस पड़ी रहेगी, तो दिस इज थिंग्स। उसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हो कि मान लीजिए कि इवेंट को आपको लगता है कि उसके अलावा भी एक रेस्पेक्टिव मूवमेंट है, इवेंट का जो 6% के आसपास 5% हाईएस्ट से हाईएस्ट मूवमेंट आ रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो 12% के ऊपर की कॉल बेच सकते हो 10% के बजाय, ठीक है ना, 15% के ऊपर के आसपास, ठीक है, कम पैसा मिलेगा लेकिन ये एक काइंड ऑफ आप सिनेरियो लगा सकते हो। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि इसमें जो पैसा जो है बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम मिलता है क्योंकि आपका कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रखा है लेकिन आपको रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो इस केस में आप कह सकते हो कि प्राइस जो है बहुत बार ऐसा होगा आपके पास सिचुएशन आएगी कि प्राइस जो है एसबीआई मतलब कि 800 रुपये का आपने आसपास खरीद रखी है, ठीक है, नीचे चली जाती है 750 आ जाएगी, फिर प्राइस जो है 750 के आसपास जो है 800 के आसपास 820 के आसपास वापस आ जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा बार होता है। और क्योंकि आप जो एसबीआई को होल्ड कर रहे हो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड कर रहे हो तो छोटा पैसा भी आ रहा है, काइंड ऑफ कह सकते हो कि रेवेन्यू जनरेट करता है। अब यहाँ पर ऊपर की कॉल आपने बेची हुई है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पैसा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसा नहीं कि छोटा पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें आप 10-10 लॉट 12-12 लॉट 15-15 लॉट का भी आप बिजनेस कर सकते हो, तो अगर नीचे आती है तो उस केस में बुक कर देते हैं और थोड़ा बहुत और यहाँ से भी नीचे आ जाता है क्योंकि 750 के आसपास हमने बुक किया 700 आती तक और ज़्यादा स्टॉक जो है हम लोग खरीद सकते हैं। यहाँ पर हमारा व्यू क्या है और शुरुआत वाला कि हमारा स्टॉक जो है ऊपर की खाई में बढ़ सकता है और हमारा कंप्लीटली लॉन्ग टर्म व्यू के साथ चल रहे हैं, तो ये पैसा कहीं ना कहीं आ ही रहा है और यहाँ पर आपकी इस जो प्राइस जो है कहीं कहीं ऐड ही हो रही है। अब जो भले 20 रुपये नीचे है
ठीक है, 10 रुपये का आपको कह सकते हो बेनिफिट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मिलता है। तो और ये जो ट्रेड है ऐसा हो सकता है 750 के आसपास है, ठीक है ना, जो हमने प्रीवियसली बात की, तो 750 वाला वापस जो है 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद में वापस ऊपर आ सकता है, तो उस केस में वापस कॉल को सेल कर दो। तो ये काइंड ऑफ ट्रेड जो है आपको कंपेरेटिवली कांस्टेंट बेसिस पे मिलते रहेंगे, तो ये आपको फोकस करने में हेल्प करता है और एक अदर रेवेन्यू सोर्स जो रेवेन्यू है जनरेट करता है। और अब इसमें एक और स्पेशल चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें जो अगर आप इस प्रकार की स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, तो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि डिविडेंड आपके पास आ रहा है, वो एक बहुत ज़्यादा सेपरेट रेवेन्यू है, तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे आता रहता है। तो ये एक कह सकते हो कि रेवेन्यू आपके पास डिविडेंड आ रहा है, आपके पास कैसे ऑप्शन को सेल करके पैसा आ रहा है। अगर स्टॉक की जो प्राइसेज बढ़ जाती है तो भी आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर नहीं बढ़ती है तो भी बेनिफिट हो रहा है, और नीचे जा रही है तो भी बेनिफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आप नीचे और खरीदने के लिए तैयार बैठे हो, और बीच में आप कॉल के जो प्रॉफिट जो है वो करने के लिए तैयार बैठे हो। तो ये जो ऑल ओवर जो चीज़ होती है इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देती है। तो ये एक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी जो होती है बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर है, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में काम करना है, तो बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं, काम करते हैं और कॉन्स्टेंट बेसिस पे काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी का ही। आपको लगता है कि शुरुआत में आपको लगे कि बहुत ज़्यादा छोटा पैसा है, क्योंकि जो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके रिस्पेक्टिवली छोटा पैसा है, लेकिन ये छोटा पैसा बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो ये काइंड ऑफ मेरा व्यू था अबाउट द बाय कैश एंड बाय इक्विटी एंड सेल ऑप्शन के बारे में। सो आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप और जो सीरीज़ की जो वीडियोज है ऑप्शन सीरीज़ के देख सकते हो।